बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान का परचम लहराने के बाद, पूरी दुनिया को ये बताने के बाद कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं वहाँ पर नुमाया रहा है। अरशद नदीम वापस वतन वापस पहुँचे और क्या ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ। यही हम चाहते थे कि उनको एक कौमी हीरो की तरह हम सेलिब्रेट करें। और हमने देखा कि चाहे वो अगर हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने के लिए लोग हों या फिर अवामुन्नास हो, तमाम लोग अरशद के चाहने वाले जितने थे वो बहुत ही बड़ी तादाद में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पहुंच चुके थे और ज़बरदस्त शानदार इस्तकबाल किया गया। ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि जब वहाँ से अरशद पहुँचे मियाँ चन्नू अपने घर, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ आए। अरशद ने एयरपोर्ट पर भी हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदे से बात की और उन्होंने बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक मोमेंट मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की तारीख़ है उसमें ये सबसे बड़ा दिन था जब अरशद ने पाकिस्तान के लिए जावलिन के मुकाबले में ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो मेरे ख्याल से हम जितनी भी मुबारकबाद दें वो कम है। अरशद को हम एक कौमी हीरो के हैसियत से सेलिब्रेट करते रहेंगे, करते आए हैं और मेरे ख्याल से कि इससे ज़बरदस्त मोमेंट नहीं हो सकता। हमने जितने लोगों से पिछले 1-2 हफ्ते में बात की, हम अपने वो जो 7 एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके बारे में बात कर रहे थे, हम बहुत पुरुमीद थे। अरशद का फाइनल भी हमने देखा और मेरे ख्याल से शानदार मुकाबला हुआ है और शानदार इस्तकबाल बनता भी था। मेरे ख्याल से इसके बाद जो जो तकरीब होगी, जहाँ जहाँ वो जाते जाएंगे, लोगों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और बहुत ही मेरे ख्याल से मैं बड़ा खुश था। मैंने उस दिन भी ये एक अपने दोस्त थे उनसे जिक्र किया कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम वी आर पार्ट ऑफ दैट जनरेशन जिसने ये हिस्ट्री बनते हुए अपने आंखों के सामने देखी है और पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक्स में देखा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है अरशद की। तो इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर उनको, उनके कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब, उनको बहुत मुबारकबाद। इन दोनों को मेरे ख्याल से क्या ज़बरदस्त कैंपेन रही है। जितने भी लोग इससे मुंसलिक रहे थे उन सबको बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद हो। इसके बाद हम रुख करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में जो इख्तिताम पजीर हुई है। आपको ओवरऑल इसकी अपडेट देंगे। अमेरिका 40 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रहा है। चीन जो है उसके भी 40 गोल्ड थे, लेकिन वो जब आप टोटल देखते हैं तो उस पर सेकंड था, दूसरे नंबर पर था। जापान 20 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद रहा और उसके बाद मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान की पोजीशन जो थी वो भारत से ऊपर थी क्योंकि हम गोल्ड मेडल जीते। तो जाहिर बात है ये भी क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि ओवरऑल 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बने हैं और 125 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए गए हैं इस ओलंपिक्स में, जिसके अंदर अरशद का भी रिकॉर्ड शामिल है, जिसमें हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स की तादाद रही है उसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम आता है जब आप जावलिन थ्रो की बात करते हैं। उसके बाद हम क्रिकेट की तरफ आएंगे और क्रिकेट में बात करेंगे। बांग्लादेश का दौरा है पाकिस्तान का, टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मेहमान टीम पाकिस्तान कल पहुंच रही है। दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगी। शान मसूद की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बांग्लादेश की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। नजमुल हसन शांतुम की कप्तानी कर रहे हैं, वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त नाम नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने जा रही है। और उसके बाद एक और ख़बर आपसे शामिल करेंगे, आपको आगाह करेंगे। बड़े दुख की एक खबर आई कि 8000 मीटर बुलंद चोटी का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था क्लीन K2 के नाम से, उसमें ज़ख्मी होने वाले जो मुराद सतपारा हैं वो इंतकाल कर गए हैं। वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके और रिकवर नहीं हो सके। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है ये जो इंसिडेंट हुआ है। साजिद की अगर आप मुराद की बात करें तो मुराद जो थे वो कैंप 3 पर मौजूद थे जब एक हादसा पेश आया और बाकायदा तौर पर इसका फिर ऐलान कर दिया गया कि वो इंतकाल कर गए हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम स्पोर्ट्स 360 की जितनी टीम है पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से हम गहरे दुख का इजहार करते हैं, ताज़ियत करते हैं उनके घर वालों से, उनकी जो टीम है जो इस एक्सपीडिशन पर थी, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे और उनके लिए अगली मंजिल जो है वो आसान करे। बड़ी ही दुख की खबर है। जैसा कि मैंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट था और इसको वो लीड कर रहे थे, लेकिन क्लाइंबिंग जो है, जब आप माउंटेनियरिंग की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ख़तरात जो हैं वो मुंसलिक हैं और हम यही देखते हैं कि जो सक्सेस रेट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन जितने डेंजर्स हैं उनको अगर आप मैप भी कर लें तो फिर भी बहुत से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी क्लाइंबर या माउंटेनियर अपनी जान की बाजी हार सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा दुख हुआ कि वो इंतकाल कर गए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सारी टीम की जानिब से हम दुआगो हैं उनकी फ़ैमिली के लिए
कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अरशद को भी सेलिब्रेट करना है, बहुत सारी चीज़ें ओलंपिक से जुड़ी हैं वो भी डिस्कस करनी है। आपसे पैनल का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं। और मेरे ख्याल से अब मुझे कहना चाहिए कि शी इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर्स एसोसिएशन। सना मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये वैसे ही मैंने कहा ये अब ज़रूरी है लोगों को ज़रा एजुकेट करें कि अब फीका इज़ नाउ WPA, WCA, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन। बीच में हाँ PA का भी दिमाग में आया था, बट वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन। बिल्कुल, तो ये इस पे हम ना एजुकेट आपको करते रहेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर, एक्सपर्ट, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक रहते हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप भी हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर भी हैं और तजियाकार भी हैं, जनाब अरसलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये सारी एक तमीद बांधी, हम पूरा हफ्ता इस पर अपने अंदाजे लगाते रहे, लेकिन जब वो घड़ी आई, जब वो गोल्ड मेडल जीते, पूरी कौम ने उसको अपनी आंखों में नक्शबंद ज़रूर किया, और जब वो वापस आए मेरे ख्याल से वो उससे भी बड़ा मोमेंट था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं वही बात है, पहले तो जेवलिन लोगों में ऐड करना पड़ेगा, ये तो हमने पहले बात की है। आई थिंक उन्होंने लिटरली जेवलिन को हमारे स्पोर्टिंग मैप पे एक तरह से नस्ब कर दिया, और पाकिस्तान को एक वर्ल्ड लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, आई थिंक हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। हम वी आर ग्रेटफुल टू अरशद नदीम, जिस तरीके से उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया और जिन मुश्किल हालात से वो गुज़रे, जिस तरह से मेहनत की। आज बहुत से लोग क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं, बट ये हम सबको पता है कि बिल्कुल आखिरी 2-4 सालों में शायद ज़रा सपोर्ट बढ़ी हो, वो भी अभी इनफ नहीं थी। जो कारनामा उन्होंने दिया उसके हिसाब से जब आप कंपेयर करते हैं रिसोर्सेज को, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। पर अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि पूरी आवाम एक हो गई, और जो रिसेप्शन मिला वो इस तरह का मिला कि दिल खुश हुआ। वाटर कैनन मेरे ख्याल से जब मैंने देखा प्लेन पे होते हुए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई कि शुक्र है कि हम किसी ज़िंदा इंसान को भी सेलिब्रेट करते हैं, वरना। और फिर उसके बाद जो उनका सफ़र था एयरपोर्ट से आगे अपने गांव तक का, 24 घंटे लगे उनको घर पहुंचने में। तो आई थिंक ये एक ऐसा मौका था इस हमारे मुल्क के लिए कि जहाँ पर ये खुशी हुई कि किसी ज़िंदा इंसान को, मुझे लास्ट टाइम याद है इस तरीके की अगर कोई एक बहुत पज़ीराई मिली तो ईदी साहब की वफ़ात पे उनको जब स्टेट फ्यूनरल दिया गया। तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें जीते जागते लोगों को, जब वो आपके मुल्क के लिए खिदमात दे रहे होते हैं, हमें उनको सराहना चाहिए और हमें दिल से उनको इस तरीके से उनके लिए खुश होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे एक बात नज़र आई कि एक डिफरेंस नज़र आया पाकिस्तानियों में, क्योंकि इस तरह की चीज़ पहले किसी ने अचीव भी नहीं की। ही हैज़ डेफिनेटली पुट हिमसेल्फ एज द बेस्ट एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी एथलीट ने इतना बड़ा काम सर अंजाम नहीं दिया, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स से उठा लें। टीम स्पोर्ट्स में हमने चीज़ें की हैं, बट एज एन इंडिविजुअल जो चीज़ अरशद नदीम ने अचीव कर ली है, वो आई थिंक आने वाली जितनी भी पाकिस्तान की तारीख़ है, एशिया की तारीख़ है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और हम सब, मैं तो अगेन यही बात करूँगी कि हम ग्रेटफुल हैं, हम शुक्रगुजार हैं, और हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं कि हमारे मुल्क से इस तरह का जो जानदार एथलीट निकला है कि बाकी सारे तो बिल्कुल उनको फुली डोमिनेट कर दिया और ओलंपिक रिकॉर्ड 100 साल का तोड़ दिया। आई थिंक बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। और ना सिर्फ ये खबर थी, बल्कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो किया गया है, बहुत सारे इनामात का ऐलान किया गया अरशद नदीम की जानिब से, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, हुकूमत पंजाब हो, अब मुख्तलिफ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इनामात का भी ऐलान किया अरशद के लिए। तो मुझे लगता है ये सिलसिला तो जारी रहेगा। वैसे आप एक फ़ैन पेज के भी मालिक हैं, तो आप तो समझते हैं सुपरस्टार होना क्या है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इससे बड़ा कोई सुपरस्टार पैदा किया है माजी में हमने। एक तो अहमद भाई, क्योंकि मैं अपना एक तो अफसोसनाक एक वाक़या भी K2 वाला हुआ है, लिटरली हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अफसोस भी उनकी फैमिली के साथ साथ में हमारी थॉट्स हैं, लेकिन एक हराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा। ये जो चीज़ थी अपना क्लीन K2 के नाम
ये बहुत अरसे से आपको पता है कि एक था ज़हन में कि यार करना चाहिए। जैसे मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज़ जो सी हैं, जो माउंटेनर्स हैं उसके अंदर दफन है, कि जो नज़र आती हैं लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेट है ये सीन्स आपको पता है होते रहते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि अभी तक भी हुकूमती सतह के ऊपर इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को जो उनसे इस पर अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये वो स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान में जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं से ख़त्म होती जा रही है इन चीज़ों की वजह से, हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी अरशद नदीम की अगर बात करें तो दूसरे मुल्क के अंदर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, इतने बड़े स्टेज के ऊपर जाके नाम रोशन करना, ऑब्वियसली ओलंपिक्स के अंदर तो उस चीज़ का आइडिया नहीं है मुझे खुद भी, लेकिन जिस वक्त किसी भी टीम को ऐसा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर की हो, तो जब आपका तराना वहाँ बजता है, ख़ास करके उस ममालिक के अंदर जाके, लिटरली कह रहा हूँ उसकी फीलिंग्स ही आपकी कुछ और होती हैं। और इतने बड़े स्टेज के ऊपर जाके आपके पास इतना सपोर्ट ना हो, प्लेटफॉर्म ना हो, जिस तरीके से आपको पता है यहाँ पर स्पॉन्सर्स का सबसे बड़ा एक इशू हमेशा स्पोर्ट्स के अंदर है। एक टीम कलेक्टिव एफर्ट्स तो आपको नज़र आती है, लेकिन इंडिविजुअली जब आप बात करते हैं, शोल्डर इंजरी हुई, रिहैब करना इंडिविजुअली, वो सबसे बड़ी एक फ़ाइट थी आपके लिए। फिर मुझे आज तक याद है कि जेवलिन के लिए उनके पास एक स्पॉन्सर तक नहीं था, जो उनको परेशानी थी, उसके लिए फ़ाइट करना। फिर आपको पता है अपने मामलात होते हैं, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, स्ट्रेंथ है, आपके घर भी आपने मियाँ चन्नू में उनका घर आपने देखा है, तो बहुत सी चीज़ें एक प्लेयर जब अपने जेन से भी लड़ रहा होता है ना, तो लिटरली बहुत टफ होता है इतने बड़े कंपटीशन के अंदर जाके नाम अपना रोशन करना, पाकिस्तान का नाम। लेकिन हैट्स ऑफ टू द कोच कि वो जिस तरीके से इनके साथ स्टिक अराउंड रहे, आपसे बात अभी हो भी रही थी एचिसन से, वो अपना उसके अंदर पढ़ते भी रहे हैं, वो उनके साथ स्टिक अराउंड रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत अरशद नदीम पे की है। लेकिन सना की बात से इत्तेफाक ज़रूर इस चीज़ पे मैं करूँगा कि ऐसा अवाम, हम लोग भी कहीं ना कहीं, वो एक वीडियो आ रही थी जब वो जा रहे थे पेरिस ओलंपिक्स के लिए, तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन है, आपका पासपोर्ट देखा जाता है, तो अकेले थे। जब वापस आए और जिस तरीके से 23 करोड़ अवाम ने उनको वापस अपना एक ऐसा हीरो अपना वापस रिसीव करने गए हैं, वो लिटरली वो बयान नहीं होते अल्फाज, क्योंकि मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है, थोड़ा सा डाइवर्ट ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम खेलने गए थे, नॉर्वे कप की बात कर रहे हैं, इस दफ़ा चलें पोजीशन नहीं आई, तो मुझे बच्चों ने एक बात की थी कि सर अंडर 17 के लड़के थे, सर इनको पता नहीं है कि हम अंडर 17 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं होता, ज़्यादातर को स्पोर्ट्स के अंदर इतना पता, फुटबॉल के अंदर। वहाँ जब गए, वहाँ से जब वापस आए, तो मेरे लिए भी हैरानगी की बात थी कि ये हमारे मुल्क में टैलेंट है, कहते हैं ना जरखेज़ बड़ी है मिट्टी, जिस तरीके से अवाम ने वेलकम किया था यार, वो मैं सच कह रहा हूँ, वो जज्बात होते हैं कि आप नहीं बता सकते, फीलिंग्स जो होती हैं। लेकिन बात ठीक है कि हमें जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे ओलंपियंस हैं, आपको पता है, जो बार बार आता भी है बेचारे, वो रिक्शा चला रहे हैं, साइकिलिस्ट जो थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जैवलिन लिटरली कहीं स्पोर्ट्स के मैप पे आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आती थी। अब मैं कहता हूँ ये जो हिस्ट्री बनी है, अब जाके जैवलिन के अंदर या जैवलिन के जो यंगस्टर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, अब आपको नज़र लड़के आएंगे इसके ऊपर मेहनत करते हुए। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ, मैं अरसलान पे भी आने लगा हूँ कि मैं बच्चों को देख रहा था, तो मतलब इतना इम्पैक्ट होता है स्पोर्ट्स का कि मैं देख पाया कि एक जो पेंट ब्रश होता है, अरशद को देखते ही वो फेंकना शुरू कर दिया गया। तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि हमारा इम्पैक्ट आप देखें कि पहली बार, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हमें पता था मेडल आ सकता है, तो अरशद पर नज़रें थी और बच्चों ने देखते ही उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया। तो ये वो इम्पैक्ट है जो स्पोर्ट्स बनाती है किसी भी एक यंग माइंड के ऊपर, और यहाँ से फिर स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं। अरसलान, आपने तो खैर इस सफ़र को बड़ा करीबी से देखा, इससे पहले भी आप बहुत से ऐसे ओलंपियन या ऐसे एथलीट्स हैं जिनके साथ माजी में भी काम कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि किन हालात से वो आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये तारीख रकम हो गई है, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जनरेशन है जिसने अपनी आंखों से ये तारीख बनते हुए देख ली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर जिस तरह जो उनका इस्तकबाल किया गया वापस आने के बाद? दो चीज़ें, एक तो मुराद सतपारा पे थोड़ी सी देर में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात करता हूँ। अरशद के बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, जैसे उनका जेवलिन हवा चीरता हुआ गया और रिकॉर्ड बनाया ना, अरशद भी मुश्किलात चीरता हुआ गया है इसी तरह से। और 2014 से मैं उनकी जर्नी को इसको फॉलो कर रहा हूँ, और फिर जब एशियन गेम्स 2018 की उन्होंने खेली, उस पोडियम पे खड़े हुए थे, तब से फिर उसके बाद असल में तो रिकॉग्निशन उसको कॉमनवेल्थ गेम से मिली जब उन्होंने जाके वहाँ जीता हमारे लिए। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में उनको ज़बरदस्त रिकॉग्निशन मिली। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अरशद के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि फ़ंड्स। अब ना दो जिम्मेदारियां हैं अहमद, एक होती है आपके जो एथलेटिक्स फेडरेशन ले लें, स्पोर्ट्स बॉडीज़ ले लें, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ी के ऊपर आयद होती है। अरशद को 2.5 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हुए अभी रिसेंट, को ज़्यादा देर नहीं हुई। अरशद ने जितने ममालिक गए हैं, 13 के करीब ममालिक गए हैं, अरशद जाकर आपको एक कोई मिसाल, मैं अरशद से पूछी दी है बात, एक कोई मिसाल, वो शॉपिंग मॉल नहीं जाते,
वो घूमने नहीं जाते। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा यार मेरी कौम ने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, मैं पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, मैं अपनी अयाशी के लिए नहीं उड़ा सकता, मैंने गोल्ड मेडल लेना है। Focus ये रहें। जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप उनका क्लीन रिकॉर्ड देख लें, कोई नहीं कह सकता कि अरशद कहीं घूमता दिखाई, कोई एक बीच की पिक्चर नहीं अरशद लगाता, जाते ही नहीं। तो ये उनके कोच के भी बड़ी कमाल है और अरशद का अपना बहुत बड़ा कमाल है। तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन एसोसिएशन पर बनती है, वहाँ पर एथलीट पर अच्छा, एक और हैरानकुन बात है, क्योंकि हमारे माशरे में सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ रुकती नहीं है। माजी में हमने और भी बहुत से खासी, मेरे ख्याल से खाली क्रिकेटर्स नहीं हैं, और भी बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो वो फिर एक कंप्लेन की बौछार शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे कि भाई मेरे पास ये नहीं है, ये देखो क्या हो रहा है। ये अरशद की तरफ से हमने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं। नेवर कंप्लेन। आप ये देखिए ना, जेवलिन नहीं था, 8.5 लाख रुपया नहीं था उसके पास यार कि जेवलिन ले लेता। वो उस जेवलिन से आपके लिए मेडल जीत लाया था, ठीक है, पुराने जेवलिन थे। फिर लोगों को एहसास हुआ खुद। कमाल ये है अरशद का कि अरशद पहले जीतता था, फिर एहसास होता था लोगों को। ये नहीं हुआ कि लोगों को एहसास हुआ इसके पास कुछ नहीं, इसको दिलाएं तो जीत कर आए। वो जीता, एहसास पैदा करवाया, वो फिर जीता, फिर एहसास पैदा करवाया, उसने गोल्ड मेडल जीता। अब बच्चों, अभी आपने एक जिक्र किया बच्चे का, मैं अपने बेटे की बात बताऊं, मैंने आज उसको देखा, वो हार्ड बोर्ड का वो इस तरह से रोल करके, उसने कहा ये अरशद नदीम बाबा ये फेंकते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी क्या है, यहाँ से अब जिम्मेदारी ले लें। फातिमा है हमारी, शानदार एथलीट है, नेशनल चैंपियन है, 5 बार की नेशनल चैंपियन है फातिमा हुसैन जेवलिन में, कोई नहीं जानता उनका नाम। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में बड़ी शानदार थ्रो की थी, उनके पीछे इंडियन, उनकी थ्रो से 10 मीटर पीछे इंडियन थी, लेकिन हमने उनको कोई, अरशद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब टाइम है कि अब आप सपोर्ट शुरू कर दें बस। अब आप जो लॉस एंजलिस में 28 का ओलंपिक्स होने जा रहा है, फोकस कर लें कि हमने 34, अगर तो एसोसिएशन फेडरेशन मौजूद हैं, उनके प्लेयर 34 कम से कम नहीं भेजे तो फिर तो बाकियों को खत्म करते हैं। आधा नंबर तो खैर क्रिकेट से पूरा कर रहे हैं, तो हम यही करेंगे। मैं तो उस तरफ आ ही हॉकी नहीं और रहा। क्रिकेट से यही करते आए हैं ना हम आज से पहले। लेकिन 34 को अगर नहीं भेजते हम 34 प्लेयर, तो वो करते क्या है, वो फेडरेशंस क्या करती हैं, एसोसिएशन क्या करती हैं, बड़ा सवाल है। दूसरा थोड़ा सा मुराद की बात, लास्ट ईयर हसन शिगरी की भी डेड बॉडी मुराद लेकर आए थे और वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर थे। और अफसोस की बात यह है कि 4 बड़ी पीक्स उन्होंने की हैं, 4 बड़ी एक्सपीडिशन इंक्लूडिंग K2 ब्रॉड पीक पर। ये टाइम ठीक नहीं था, थोड़ी सी इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि वो अपनी मुश्किल हालात, पैसों की मुश्किल की वजह से मारिया उन्हें साथ लेकर गई थी, तो ये टाइम ठीक नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं एक्सपीडिशंस। वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रॉक्स गिर रही हैं, वही रॉक उनको हिट की, तो ये टाइम थोड़ा सा देखने का। 3rd बेस कैंप तक उनको इजाज़त थी, उससे ऊपर वो कैसे गए, क्यों मारिया उन्हें लेकर गई, तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट भी करना सीखना चाहिए। नाइला और साजिद सतपारा इस पर बहुत बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें भी करनी चाहिए कि हमारे शानदार और एलिगेंट माउंटेनियर्स जो दुनिया भर में बगैर किसी यार। अच्छा, हमने माजी में भी आपके प्रोग्राम में मुझे याद है बात हुई थी और हमने भी यहाँ से कहा था कि इसको अब रेगुलेट करना शुरू कर दें, पॉलिसी बना लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इम्पैक्ट क्लाइमेट पे है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, और जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो बाकायदा एनवायरनमेंट को फेस करना। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे है अहमद? पोर्टर्स पे। आपका सबसे बड़ा प्रेशर, माउंटेनियर ने तो माउंटेन चढ़ना है, पोर्टर ने सामान उठाना है, बहुत उस पर प्रेशर है। और आगे वो होगा, पीछे वो होंगे, तो पहला तो रिस्क एलिमेंट यहीं से शुरू हो जाता है ना। तो आपकी बात, इसके लिए हमें पॉलिसी की सबसे जरूरत बड़ी है। चीज़ पता बहुत है, सॉरी जी जी, नहीं अहमद भाई, सबसे बड़ा जो इशू है ना पाकिस्तान में पोर्टर्स की अगर बात करूं, आपके पोर्टर्स के पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है। जो हम बार बार बात करते हैं नेपाली पोर्टर्स को, बेसिकली जो शेरपास के पास जो सर्टिफिकेशन है, ब्रिटिश माउंटेनिंग काउंसिल है आपकी, यहाँ तक कि फ्रांस माउंटेनिंग काउंसिल है, डिफरेंट जो बनी हुई है, या कनाडा की है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। वो सर्टिफिकेशन दूसरी कंट्री से, जैसे नेपाल की बात करूँ कि जो शेरपास हैं या अपना पोर्टर्स की बात करें, वो ज़्यादा इस चीज़ पे बेनिफिट है क्योंकि सर्टिफाइड है। सबसे बड़ा हमारा इशू ये है, हमारे पोर्टर से जब आप बात करें वो यही बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इंटरनेशनली, ताकि हमें माना जाए। और हमारे अगर पोर्टर्स की बात करें, दुनिया की सबसे बुलंदतरीन यहाँ पर चोटियाँ हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। अगर केजीज वेट केजीज की बात करो, नेपालीज इतना नहीं उठाते, ये 80 केजी अपना उठा के लेके जाते हैं ऊपर। और जब हम बात करते हैं ना माउंटेनर्स की बात करते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ पे कहा है, मैं इनको सब हमेशा बात की है, जो बेसिकली आसान अल्फाज में जो बेचारा रोप लगाता है वो मेरा हीरो है, वो ज़िंदगी अपनी ख़तरे में डालता है।
लेकिन मसला ये कभी नाम नहीं आता। हफ्ते में आपका डेथ रेशियो 1 से 2 है, आपका ज़्यादातर नहीं आता। बिल्कुल, आपने अभी भी हमें आगाह किया कि 1700 से ज़्यादा ऑफिशियल काउंट है जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है जब आप इसकी बात करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक मुस्तकबिल में जब हम कदम रख रहे हैं तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अरशद की तरफ वापस जब आएंगे तो ये देखें, ही वेंट, ही कॉन्कर्ड, उनकी मेहनत है, जो भी है, उनके कोच को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मेरे ख्याल से अरशद ने भी ये बोला कि वो सर्जरी के बाद भी उनके कोच ने उनके साथ बड़ा टाइम लगाया। अरसलान ने भी निशानदेही की कि अब इससे अगला कदम क्या होना चाहिए इसके बाद, ना सिर्फ अरशद के लिए बल्कि उस पॉलिसी के लिए कि जहाँ पर अब हम ये देखें कि हम एक बार अगर ये लिमिटेड सपोर्ट के साथ करके ला सकते हैं तो फिर सपोर्ट के साथ हम क्या अचीव कर सकते हैं। अरसलान भाई की एक बात सुन के मैं मुस्कुरा रही थी, और वो यही बात थी कि हमने एक चीज़ पे मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ अरशद नदीम से, उन जैसा हम में से कोई भी एथलीट कर नहीं सका पाकिस्तान में, पर एक चीज़ से रिलेट ज़रूर किया है कि पहले परफॉर्म करो फिर मिलेगा। तो वुमेन स्पोर्ट्स में तो सारा कुछ है, ऐसा ही है। मेंस क्रिकेट के अलावा मेरे ख्याल से जितनी भी स्पोर्ट हैं पाकिस्तान में, उसमें एथलीट बेचारा यही करता है, वो पहले कुछ प्रूव करता है, फिर उसको थोड़ा सा कुछ दिया जाता है कि पास तो कंपैरिजन है मेडल के बाद क्या हुआ। हाँ, तो वो इसी तरह था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, मेडल हुआ तो चलो जी अब थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक सबसे पहले तो इस पॉलिसी और इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर्स को कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हमारा माशाल्लाह मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि गुड़ खुद वो मीठा हो जाता है खुद ही, और फिर हम ऊपर से गुड़ डालने शुरू करते हैं। तो आई थिंक एक तो इस पॉलिसी को सोचना चाहिए कि अगर आपको कंसिस्टेंटली एथलीट्स चाहिए और एक के बाद दूसरा हीरो, आपको वेट नहीं करना कि अब बहुत से लोगों ने वो 92 की मिसाल दी और फिर 92.2 92.97 को उससे कंपेयर किया, तो आप नहीं चाहेंगे कि 22 साल 32 ईयर्स लग जाएं आपको एक और हीरो मिलने में। आप चाहेंगे कि आपको हीरोज़ मिलते रहें, या फीमेल हीरोज़ हैं, मेल हीरोज़ हैं। आई थिंक आयरनी ये है कि अरशद को पूरी दुनिया बुलाएगी इस वक्त, यूनिवर्सिटीज बुलाएंगी, हर बंदा बुलाएगा। बट अब ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं तो समझती हूँ अरशद नदीम के नाम पे जेवलिन स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर एथलेटिक्स की स्कॉलरशिप्स करें आप इनके लिए। और आगे वाले जितने टूर्नामेंट्स हैं, अब नज़र आई अच्छी चीज़ की, उसके बाद अब हर कोई उनको स्पॉन्सर करना चाहे, तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मुझे लगता है अब सिर्फ जो अच्छी चीज़ रहेगी कि उन्होंने उसको इन्वेस्ट कैसे करना है और किस तरीके से उसको लेके चलना है। बट इंशाल्लाह ही विल बी सॉर्टेड। आने वाले एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस होनी चाहिए, और उनको वक्त से, जब उनकी कंपटीशन है उससे पहले हमें सपोर्ट करना है। कंपटीशन के बाद सपोर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आने वाले टाइम पर हम ये अपनी सोच ज़रूर डेवलप करें। जितने कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं, जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स से डायरेक्टली डील करते हैं, जो एथलीट से डील करते हैं, वो ये देखें कि हमने अपने डायरेक्शन कैसे रखनी है, और एक शॉर्टलिस्ट करके उन एथलीट्स को अगले 5 साल का एक प्लान बना के उनको हम सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट तो ज़रूर करना है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में सबसे आसान ये होता है, अरसलान आप रिलेट कर पाएंगे, कि किसी प्लेयर्स या एथलीट्स एसोसिएशन का सदर बना देंगे या कोई ऐसी पोजीशन ऑफर कर देंगे, लेकिन फिर वहाँ पर सुनी कितनी जाती है ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये इसको इम्पैक्ट को तो देखना है कि अब आपने अरशद के लिए आगे क्या करना है, और फिर अरशद ने वो नॉलेज कैसे आगे ट्रांसफ़र करना है। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। सबसे आसान हल है जी, आए एक सड़क बना दी आपके नाम पे, और दूसरा किसी फेडरेशन का ओहदा दे दिया। जहांगीर खान रहे स्क्वाश फेडरेशन में, क्या कर सके? कुछ भी नहीं कर सके आपके सामने। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त, जाहिर है आप कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा है, आप रूट से जानते हैं इन चीज़ों को। फेडरेशन में जाने के बाद सदर सबसे ज़्यादा ताकतवर तब हो सकता है या तो वो सियासी असर रसूख से आया हो, बिल्कुल। अगर वो अपनी बेचारा इलेक्शन लड़के या अपनी नाम पर आ गया है, तो सबसे कमज़ोर और मासूम आदमी वो होता है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी सबसे ताकतवर होता है किसी भी फेडरेशन में, वो आप जानते हैं सिस्टम को। फिलवक्त ज़रूरी ये है जो मैम कह रही हैं कि स्कॉलरशिप, अब हमारे यहाँ जेवलिन एक बूम आ गया ना, लोगों को पता लग गया यार जेवलिन क्या चीज़ है, ये तो कमाल है। दो चीज़ें हुई हैं अहमद, एक लोगों को पता लगा है कि क्रिकेट वन डायमेंशनल कॉम हो गए हैं ना क्रिकेट के। क्रिकेट को ज़रा सा इधर होकर देखो, गोल्ड ले आओ तो मुल्क ये भी करता है, ठीक है, लेकिन हम गोल्ड ले आओ वाली बात, माहूर लास्ट टाइम ओलंपिक्स में गई 2020 में ना, बड़ी शानदार हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, माहूर को कुछ स्कॉलरशिप भी मिली, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, उससे पहले उस बेचारी की अपनी थी। माहूर अनफिट हुई वहाँ पर, तो अनफिट के बाद किसी को पता नहीं चला माहूर कहाँ गई। इस ओलंपिक से भी वो गायब है, कहाँ चली गई। पलवशा बशीर हैं, मुराद हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, गायब हैं।
फिर मैं जेवलिन में फातिमा का जिक्र किया, ये जो गायब है ना वो अभी है मंजर में, अब इन्हें गायब नहीं रखना, ये फ़र्क डालें ना अरशद के जीतने का, अब इन्हें गायब मत रखें, इनके नाम आने दें आगे, हिम्मत करें, बड़े ये काम है फेडरेशंस का जो यस सर नू दस्तगीर बेचारा परेशानी में जो कुछ कह रहा है वो आज ही मेरी डिस्कस हुई है, वो भी गोल्ड मेडल था। हाँ जी, आज ही डिस्कस हुई है वो जो हमें ना अब ये गायब नहीं रखना, बस गायब मत रखें, थोड़ी सी प्रोजेक्शन तमाम मीडिया पीटीवी करता है, ये बहुत बड़ी बात है, पीटीवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि हर स्पोर्ट्स को देता है, बहुत ज़बरदस्त है, तमाम मीडिया को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, इतनी सी प्रोजेक्शन से ना इतना बड़ा दिल हो जाता है। अहमद मैम सना यहाँ बैठी हैं, जब मैम सना मीर नहीं थी, मेहनत कर रही थी, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रोजेक्शन, हिम्मत, एक शाबाशी, और जब कर लिया उसके बाद 100 हाथ शाबाशी के आगे वो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वक्त आप कर चुके होते हैं अचीव। जब आप आपकी इसी बात पे कहूँगी, वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। वाह, तो ये बहुत अच्छी आपने बात की कि जब आप कुछ नहीं होते तो तब लावारिस होती है वो चीज़, और फिर जब आप कुछ बन जाते हो तो हर कोई आ जाता है कि ये मैंने किया था। तो आई थिंक इस एटीट्यूड को भी बदलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बट मेरे ख्याल से ये जो जीत का सिलसिला है, इसको जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारी तकरीबात ज़रूर होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि अरशद को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बुलाएंगी, सिम्पोजियम होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम पाकिस्तान में क्यों उसका फ़ायदा ना उठाएं? तो मेरे ख्याल से ये भी वक्त है कि हम उस पॉलिसी की तरफ आएँ, और हर चीज़ सिर्फ पॉलिसी रिलेटेड नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने आपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, हर जगह पर, अपनी वर्क प्लेस पर ये कल्चर इस्टेब्लिश करना है कि स्पोर्ट्स जो है वो कितनी ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आप देख लें तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी हम इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख का ये एक सबसे बड़ा मूवमेंट है। तो एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब आपसे करनी है क्रिकेट की। बांग्लादेश का दौरा है पाकिस्तान का, कल टीम पहुंच जाएगी, बाकायदा उनके स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। आज कप्तान शान मसूद की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को भी एम किया जा रहा है, और बड़ी ही ज़बरदस्त कारकर्दगी के लिए कौमी टीम तो तैयार है। तो बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होने लगा है, इस चीज़ पर अब गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके स्क्वाड का तो ऐलान हो गया है, हमने आज हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, तो लग रहा है कि दोनों साइड्स तैयार हैं एक ज़बरदस्त कंपटीशन के लिए। नहीं देखें, वेल बैलेंस साइड्स हैं दोनों। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कांटेक्ट किया, जिस तरह से अभी वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जारी है, और आपको पता है कि कल से शाइन के जो है 4-डे मैच भी स्टार्ट होने लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा मोराल भी हाई है। और फिर जिस तरह से कल प्रेस टॉक भी की है, स्पेशली खासकर शान मसूद ने, और आफ्टर जो है नदीम अरशद जो काफ़ी ज़्यादा देखें मोराल भी हाई है। और आपको पता है कि हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि उन्होंने अचीव किया है, तो यहाँ भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो अचीव करना चाह रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि 2017 के बाद, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट भी किया है, इंटरनेशनल सीरीज़ में भी, डोमेस्टिक में भी, तो उस तरह से पाकिस्तान ने अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता। और आपको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से पाकिस्तान के इस दफ़ा 9 मैच हैं, 7 पाकिस्तान के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में हम एक और चीज़ पर उस दिन भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर भी किसी को अब आईसीसी के एनुअल इजलास में आवाज़ उठानी पड़ेगी कि अगर आपने ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, और फिर ज़्यादा शेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिस तरह हमारे पास नहीं होता, बाकी ममालिक के पास डिफरेंट है, तो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की तरफ भी अब निशानदेही करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिंस लास्ट 1993 जो है इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद आपकी अभी तक जो है 5 मैचों की सीरीज़ नहीं हुई, और आपको पता है कि लॉन्ग वेटेड जो है आपकी 3 मैचों की सीरीज़ भी और सिलेक्टेड हुई है, और हमेशा अवे सीरीज़ जो है आपकी 3 मैचों की हुई है। पाकिस्तान में हमेशा से आपकी जो 2 मैचों की हुई है, तो इसके हवाले से आईसीसी के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा उठाना चाहिए, और एफटीपी के अंदर खासकर जो है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के जो इंक्रीज़ करने चाहिए मैचेस वगैरह भी। बिल्कुल ऐसे ही है सना, उनके स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हम बार बार कह रहे थे बांग्लादेश के लिए बड़ा क्रिटिकल मूवमेंट है, वर्ल्ड कप की कारकर्दगी देख लें, फिर ज़रा उनके लिए भी फेज़ है, वो कुछ नए यंगस्टर्स भी बनाना चाह रहे हैं, बट काफ़ी बैलेंस साइड लगती है उनकी अगर हम स्क्वाड को देखें। बिल्कुल, आई थिंक मुस्तफ़ीज़ का वापस आना, तस्कीन का इंजरी से वापस आना, इवन दो कि वो सिर्फ कराची टेस्ट में अवेलेबल होंगे, 5 सीमर्स उन्होंने भी रखे हैं अपने स्क्वाड के अंदर,
तो ये ओवरऑल उनके दो स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, शाकिब भी वापस आ रहे हैं सारी सिचुएशन के बाद, तो आई थिंक उनका भी स्क्वाड बड़ा बैलेंस है। हमारे पास एक स्पिनर है जेनवन, अगर देखा जाए हमने भी 5 सीमर्स रखे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी नज़र आ रहा है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं स्क्वाड के अंदर, एक्सपीरियंस उनका वापस आया है इस टेस्ट मैच के अंदर। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मुझे जो नज़र आ रही है, जैसे खुर्रम भाई ने बात की कि आपके 7 मैचेस पाकिस्तान के अंदर हैं, तो जो अब ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर को मंगाया गया, तो आई होप कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिचेस भी हों और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैचेस भी हों। जनरली हम हमेशा प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, अपने प्रोसेस को ठीक करो, बट अगर हमें टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है तो ज़रूरी है कि 5 मैच की पिच ऐसी हो कि जहाँ पर रिज़ल्ट निकले। आप ड्रॉ वाली पिच के ऊपर ज़्यादा मैच ना खेलें, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि क्या आपकी पिचेस ऐसा बिहेव करेंगी इस वक्त जहाँ पर रिज़ल्ट आ सके। और शायद इसी वजह से अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़रा अहमियत ज़्यादा दी गई है कि मे भी शायद पिचेस के अंदर कोई डिफरेंस लाया जाए। तो आई थिंक पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका इस पूरी सीरीज़ के अंदर, और कैसे पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट की तरफ टेस्ट मैच में जा सकता है। बिल्कुल, और कितनी ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल पिच होती है पिंडी की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, पिचेस की अगर बात करें तो बिल्कुल आई थिंक क्यूरेटर जो है हेमिंग, उनके लिए भी पहला एक वो हमने उस दिन भी बात की थी। ओवरऑल मुझे ये बताएं कि कंसिडरिंग इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो मौसम चल रहा है, बारिश होती आ रही है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर हुआ हुआ है, लेकिन फिर उस क्या ट्रेडिशनल पिंडी की पिच मिलने लगी है या कुछ चेंज हमें नज़र आएगा उस पिच के अंदर? आपको याद हो, आपने खुद भी KLSP का अपना इंटरव्यू किया, जब इंटरव्यू से पहले जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने विकेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी। जो अभी जब आप बात करते हो कि पूरा हमने ढांचा तब्दील करना, तो विकेट्स भी कहीं ना कहीं आपको तब्दील करनी पड़ती हैं। ट्रेडिशनली आपको पता है इस विकेट के अंदर कैरी आपको अच्छा मिलता है यहाँ पर, लेकिन जितनी बारिश हो रही है डैम्पनेस भी होगी। आज भी आपको पता है कुछ एज सच धूप इतनी अच्छी लगी नहीं है, चाहे आप पाकिस्तान शाहीन्स के मैच की बात करें, चाहे आप मेन मैच की बात करें, एज सच कोई कल से फिर बारिशें शुरू हैं यहाँ पर, तो डैम्पनेस तो इतनी ज़्यादा मौजूद होगी क्योंकि विकेट जो है पेसर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं बांग्लादेश अगर टीम की बात करूँ तो थोड़ा सा एज मुझे इसलिए लगता है, ठीक है पाकिस्तान ने टोटल 12 के करीब मैचेस उनके खिलाफ खेले हुए हैं, 12 के 12 हमने जीते हुए हैं, सॉरी 13 मैचेस टोटल, एक ड्रॉ का हुआ है, लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन स्टिल मैं कहता हूँ एक रोल प्ले ज़रूर करेगा, क्योंकि हमारी अगर हिस्टोरिकली आप टेस्ट मैच की उठा के देखें ना, इनिंग्स पाकिस्तान की जो तीसरा और जो चौथी इनिंग्स है पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन होती है हमारे लिए, चाहे हमने चेज करना चाहे हमने आगे से स्कोर देना, हमारे कहीं ना कहीं फ्लटर करती है आपकी बैटिंग। अच्छा, उनके लिए भी है क्योंकि वो आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2023 में खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनकी जो सीरीज थी, तो वो एक टेस्ट जीते और एक हार गए, तो वहां पर भी उनके लिए मिक्स था, लेकिन रन्स वहां पर भी बने थे। लेकिन प्लस पॉइंट मुझे पता है अहमद भाई क्या नजर आ रहा था, उनके जितना स्कॉट देखे ना आप, उसमें कोई इंजरी प्रोन नहीं है या बहुत अरसे के बाद वापस टीम में नहीं आ रहा। नसीम शाह की बात करो 13 मंथ्स के बाद वापस आ रहा है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करो, अगर उनकी बात करूं, हृदय की बात करूं, मेहदी की बात करूं, वो दोनों लगभग 300 प्लस विकेट्स उनसे वो पार्टनरशिप में लेके चलते हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे वो ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, अपने स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इस विकेट के ऊपर, क्योंकि तीसरे दिन जाके विकेट थोड़ा सा फंसता है पिंडी का। बिल्कुल। तो उस पर मुझे देखने वाली बात है कि इब्रार को कितना यहाँ पर मौका दिया जाता है। पाकिस्तान टीम एक डिफरेंट माइंडसेट से तो आपको नजर आएगी, क्योंकि हुरैरा मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक, मुझे लगता है ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्शन होंगे यहाँ पर ओपनिंग के अंदर, तो एग्रेसिवनेस भी बीच में आपको नजर आ रही है। लेकिन आप हुरैरा को डेब्यू करा रहे हैं? मैं डेब्यू करवाना चाहूंगा हुरैरा को। देखिए अगर साइम अयूब की बात करूं, ठीक है उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान टीम उनको कैरी भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हुरैरा ने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, लॉन्गो फॉर्मेट उसने ज्यादा खेला हुआ, उसको पता है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस क्या होती है, और ये बेस्ट चांस है जहां पर होम कंडीशंस में आप एक नए लड़के को डेब्यू करवाते हो, क्योंकि उसने 200 भी किया हुआ है, इसी ग्राउंड के ऊपर किया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं उसने 150 किया हुआ है, तो एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड के लिए होगा ये। बिल्कुल। खुर्रम, आप सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्या हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ तब्दीलियां इस तरह की करे जहां पर यंगस्टर्स जो परफॉर्म करते आए हैं डोमेस्टिक में खास तौर पर उनको मौका मिल जाएगा? क्योंकि सवाल ये भी आया है कि मामूल हक को अगर आपने ड्रॉप किया है तो फिर किस आइडिया के साथ पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ है, स्पेशली मामूल हक के हवाले से, जो आपने देखा है सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी काफ़ी एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ था, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक के साथ, और पास्ट में भी रिसेंट जो सीरीज़ हुई बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी आए थे, श्रीलंका में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ। उन्होंने एक हुरैरा जो है एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, आपको पता है रिसेंटली बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, रिसेंटली उन्होंने अपना
4 डे के अंदर 300 भी किया है और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करके आए हैं, तो ये अच्छा एक हो सकता है। दूसरा ये कि आपको पता है कि आपके जो 8 प्लेयर्स हैं इस वक्त शाहीन के साथ हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड करते हैं। फिर जिस तरह से वाइस कैप्टन है आपके सऊद शकील वगैरह, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, फिर पाकिस्तान के जिस तरह से अभी कम बैक हुआ है, स्पेशली हर वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से बात करें कि आप शाहीन शाह को किस स्पेल करवाते हैं, 5 ओवर के स्पेल्स कराते हैं या लॉन्ग स्पेल्स कराते हैं। फिर आपके पास दूसरे जो फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, खासकर जो लॉन्ग स्पेल्स कर सकते हैं, मोहम्मद अली हैं, फिर आपके नसीम शाह काफ़ी अरसे के बाद टीम के अंदर वापस आए हैं, तो एक अच्छा पाकिस्तान के पास कॉम्बिनेशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक किस्म का हो गया अगर आप उस प्लेइंग। तो मैं अगर ओपनिंग की बात, अगर मैं बिलफर्ज हुरैरा को क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ, तो जैसा कि हमने उस दिन भी बात की कि अब्दुल्ला शफीक दूसरे नंबर पर, शान तीसरे पे खेलेंगे, बाबर चौथे पर, 5वें पर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है सरफराज शायद खेलें, सऊद शकील वाइस कप्तान है, उनको आपने छठे नंबर पर खिलाना है। तो फिर अब इसके अंदर ओपनिंग का एक स्लॉट क्या हुरैरा खेलते हैं साइम, और दूसरा सवाल यह है तो फिर कामरान गुलाम को आप कैसे अगर खिलाना चाहते हैं तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखिए, अब पाकिस्तान लेवल पर मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट को तो दिमाग से निकालना चाहिए हमें, और मैं भी समझती हूँ, मैं एग्री करती हूँ वेस्ट की ऑब्जर्वेशन से कि आप हुरैरा को लॉन्गर फॉर्मेट पे आप उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस लॉन्गर फॉर्मेट पे है उतनी साइम अयूब की नहीं है। साइम अयूब की लिमिटेड ओवर्स में बहुत अच्छी है, और अभी उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस अभी उस टॉप नॉच पे नहीं है। तो आई थिंक बेहतर है ऐसे प्लेयर को लाया जाए सीरीज़ के अंदर जहाँ पे जिनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, और आप ने टाइम एंड टाइम उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि लॉन्गर फॉर्मेट पे वो ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग। अब्दुल्ला शफीक भी इसी तरह आए थे, लॉन्गर फॉर्मेट पे हम लेके आए उनको, लेकिन उनको खिला हमने शॉर्टर फॉर्मेट पहले दिया। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी चीज़ है कि जिस फॉर्मेट में एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, राइट टाइम पे उसको उसका ब्रेक थ्रू दे दिया जाए। तो आई थिंक हुरैरा का ओवरऑल अगर मैं समझती हूँ कि वो एक ऑप्शन अच्छा है। मिडिल ऑर्डर कामरान गुलाम ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर में आपको नज़र आए हैं, डोमेस्टिक में भी जो उन्होंने मैक्सिमम रन्स किए हैं वो मिडिल ऑर्डर में जाके उन्होंने काफ़ी रन्स किए। तो जब वहाँ पे एक स्लॉट खाली हो आप उनको वहाँ पे ज़रूर करें, बट एज एन ओपनर चाहे शायद उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो खेल सकें। लेकिन क्या ज़रूरी है कि स्लॉट खाली हो? क्या कोई अपना हाथ नहीं खड़ा कर सकता, या मैनेजमेंट कहे कि जी हम इसको रेस्ट कराकर एक सीरीज में ट्राई कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, बात ये है कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है मिडिल में तो क्यों उसको भी क्यों छेड़ा जाए। मेरे नज़दीक आप किसी एक प्लेयर को खिलाने के लिए खाली परफॉर्मेंस बेस पे किसी को बाहर ना करें। हाँ, क्योंकि देखिए सऊद शकील बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है मिडिल ऑर्डर में, वो एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर ऑब्वियसली खेलेंगे, अब्दुल्ला ने भी परफॉर्म किया हुआ है। तो अब और कौन सी जगह रह जाती है जहाँ पर मिडिल में आप किसी को लेके आएँ? तो ये आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से लेकर चलते हैं। ओपनिंग स्लॉट में ऐसा है क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जब आप इमाम को ड्रॉप करते हैं इसका मतलब ही है कि आप ओपन पे एक स्लॉट ओपन कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब तक इमाम थे रेगुलरली खेल रहे थे तो वो रेगुलर ओपनर थे। अगर एक रेगुलर ओपनर ड्रॉप हुआ तो इसका ये मतलब ज़रूर है कि आप ओपनिंग स्लॉट पे एक ऐसा प्लेयर ज़रूर उसको एक फ्री रन आप देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालात जो उठाए गए हैं उनका जवाब इस सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा। ख़ास तौर पर जेसन गिलेस्पी भी जब से वो रेड बॉल कोच बने हैं, ये उनका पहला असाइनमेंट होगा, पिचेस को हमने देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलेक्टिवली एड्रेस हो रही हैं। जाते जाते वैसे थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बॉलिंग पर भी बात कर देंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की तरफ निशानदेही की जा रही है, तो वहाँ पर भी अब एक मौका है कि आप अपने टेस्ट के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लें। देखिए, एक अच्छी बात है कि आपने जब वो चैंपियंस के नाम से आपने एक बीच में कप भी लेके आ रहे हैं जिसमें वनडे भी T20 फॉर्मेट भी है, तो दैट मीन्स कि आप लोग कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट वो कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। आप चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक का ढांचा हम वापस खड़ा करें, और आपको खड़ा करना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान सुपर लीग रिस्पेक्टेबल है, आपका एक ब्रांड है, लेकिन डोमेस्टिक आपका असल ब्रांड है जहाँ से प्लेयर एक बनता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो आपने की वो है पाकिस्तान शाहीन्स के टूर वापस करवा के, क्योंकि वहाँ से लड़का पाकिस्तान के लिए एलिजिबल होता है, वहाँ पर जाके परफॉर्म करता है। एटलीस्ट आपने एक डोरवे खोला लड़कों के लिए, परफॉर्म करोगे तो आपके लिए टीम में जगह है, नहीं करोगे नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा डोमेस्टिक पे, खाली ये नहीं कि परफॉर्मेंसेस एक दो दिखाए और आप उस अच्छा, उस पर एक एतराज़ आया खुरम, आपसे लास्ट कमेंट ले लेते हैं कि कुछ लोगों ने एतराज़ ज़रूर किया कि शाहीन में मोस्टली उस तरह का नया प्रोडक्ट नहीं खिलाया गया, मोस्टली ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है जिसको मौका दिया जा रहा है। नहीं, वो बिल्कुल देखें काफ़ी ज़्यादा हुआ है, स्पेशली खासकर कामरान गुलाम के हवाले से। जिस तरह वो पास में परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उस वक्त उनको चांस देना चाहिए, तो उस वक्त उनको मौका नहीं दिया गया। फिर उमर अमीन के हवाले से भी हुआ कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा लेट चांस दिया गया जब वो अपनी प्राइम फॉर्म में थे।
तो देखें पाकिस्तान को आपको पता है यही बेंच मार्क है जो आपने मैच में मौजूद है, उन प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अप्लाई करें, कल रिजल्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल गेम टाइम मिल जाएगा, आप ये कह लें, मैच प्रैक्टिस मैच में इन रहेंगे तो ये भी चीज़ काम कर सकती है। बट खुरम अवैस और सना मीर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमें ज्वाइन कर रहे थे हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक लाइव पर, ऑफ कोर्स पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर। आपसे गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, ये टेस्ट मैचेस को लेकर भी, पाकिस्तान शाहीन्स का भी जो मैच शुरू होने जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिकेट से मुंसलिक जो आपके साथ हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते रहेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।